हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है इस सीरीज़ में जहाँ पे हम आज यूपी पीसीएस मेंस के जो जीएस 3 का जो पेपर है उसको कवर करेंगे। और जैसा कि पता है आपको कि 1 जुलाई को ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, जो कि अ, देखने में तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जैसे कि जीएस 3 पेपर हमेशा रहता है क्योंकि ये डाइवर्स सब्जेक्ट इसमें रहते हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है कि जीएस 3 में क्या क्या आता है। तो बेसिकली अगर सबसे मेन जो होता है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो बेसिकली जो एक लार्ज सेट ऑफ सब्जेक्ट है, खासतौर पे जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं वो इस पेपर में आते हैं, जहाँ पे जो मेजर जो होता है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो देखते हैं कि इस बार का यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो किस लाइन पे आया है। तो जैसा कि पेपर का जो सेक्शन 1 है वो 125 वर्ड्स में, जैसा कि हम जानते हैं कि लिखना होता है। हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं कि GS 1 GS 2 जैसे देखा हमने कि क्वेश्चंस किस लाइन पे आया हुआ है। तो उसी लाइन पे अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ वर्ड यूज़ किया अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम जैसे क्या होता है, अपस्ट्रीम बेसिकली वो होता है जैसे रॉ मटेरियल जहाँ से प्रोक्योरमेंट होते हैं। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, लॉजिस्टिक्स। ठीक, डाउनस्ट्रीम बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, पैकेजिंग होता है, रिटेल एंड डिलीवरी होता है। तो एग्जांपल अगर समझा जाए तो इसको मिल्क का जो होता है, तो मिल्क कैसे प्रोक्योर किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करके पाउचेस बना के उसको आगे भेजा जाता है। तो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आया है। सेकंड स्टेप देखा जाए तो क्रेडिट टू फार्मर, यानी जो किसानों को जो ऋण प्रदान किया जाता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कीवर्ड जैसे केसीसी, ठीक है, इंटरनेट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो था, पीएम किसान, ठीक है, नाबार्ड का क्या रोल है। ठीक है, तो बेसिकली मेन पर्पस क्या था कि यहाँ पे मनी लेंडर्स के जो रोल को कम करना, ठीक है, और उनको इंस्टीट्यूशनल लोन्स देना, जिसके वजह से उनको डायरेक्ट एक्सेस मिलता था क्रेडिट का। और जो मेजर प्रॉब्लम थी सुसाइड्स वाली फार्मर्स में, उसको टैकल करना। थर्ड क्वेश्चन देखो, भूदान भूदान मूवमेंट को ऊपर आया है। तो भूदान मूवमेंट से हम जानते ही हैं कि विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया था 1951 में। ठीक है, क्यों किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, लैंड ओनर्स जो थे उनसे उनसे रिक्वेस्ट करके या उनको कन्विंस करके जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको देने के लिए, ताकि एक जो इनक्वालिटी थी रूरल एरिया में उसको टैकल किया जाए। तो एक पीसफुल मूवमेंट था जो गांधीयन आइडियोलॉजी में चलता था। ठीक है, कोई इन्फोर्समेंट नहीं था, वो एक तरह से वॉलेंट्रली गिव अप करने वाली चीज़ थी। तो बेसिकली उसको पूछा है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन आपके सामने है। तो बेसिकली उसका इम्पैक्ट क्या था उस पर हमें चर्चा करनी थी। ठीक है, हाउ डज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली हमने अभी जैसे पेपर 2 में देखा था, तो लेबर्स के ऊपर पूछा गया था, लेबर पे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, सेम उसके पहले जो था सोसाइटी कल्चर पे क्या प्रभाव था ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया है देखिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो हर पेपर में कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से एक ही थीम पे मल्टीपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या एक रोल रोल रहा है। तो खासतौर पे जो सर्विस सेक्टर है उसमें तो जॉब्स आई हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कंपेरेटिवली कम आई है। ठीक है, और जॉब्स का जो नेचर है वो किस तरीके से चेंज हुआ है। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी उस तरह की बात हो गई अब। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया। पॉपुलेशन पे क्वेश्चन एक आपका GS 2 में भी था, देखिए। उसके बाद यहाँ पूछा गया मेजर्स, पूछा गवर्नमेंट टैकल अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो पॉपुलेशन डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक
डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो एक मेजर प्रॉब्लम है उसको कैसे टैकल किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स है, वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हो, स्किल इंडिया मिशन हो, स्टार्टअप इंडिया मिशन हो, ठीक है, यूथ को कैसे जॉब में लेके आया जाए, बेसिकली ये उस वहाँ पे ऐसे टैकल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। रूरल पे देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन हर जगह आ रहा है, ठीक है। सारे पेपर में कहीं ना कहीं आपको जो भी क्वेश्चंस के थीम है, एसएचजी का थीम हो, सिविल सोसाइटी का थीम हो, तो रूरल डेवलपमेंट पे कितना फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन की बात हो रही है तो बेसिकली वही आईसीटीज, ठीक है। उसके बाद ड्रोन्स, उसके बाद इरिगेशन में जो टेक्नोलॉजी की हेल्प करके एग्रीकल्चर को बेनिफिट करने की बात हो रही है, या फिर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस कौन कौन टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है रूरल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आया अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में था, डिजिटल अरेस्ट, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ठीक है। व्हाट विच आर द 3 स्टेट मोर अफेक्टेड, अभी पूछा गया कौन कौन से स्टेट मोस्ट अफेक्टेड, आपको डाटा आपका होना चाहिए था, ऑल्दो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है, बट स्टिल आप एक जनरल आंसर लिख सकते हो। इफेक्टिव मेजर्स क्या है, तो जैसे कि गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं टैकल करने के लिए, जैसे सी डॉट के मतलब सी डॉट जो एजेंसी है वो टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू अगर मैं बात करूँ वो करने के लिए, जो हमारे फ़ोन कॉल्स करने पे जो चीज़ें आती हैं, मैसेज आता है, आवाज़ आती है अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, तो एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम जो थे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन की साइबर एजुकेशन की बात हो रही है, साइबर एथिक्स की बात हो रही है, तो बेसिकली जो डिजिटल हमारा लैंडस्केप है, डिजिटल हमारा जो इकोसिस्टम है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ताकि डिजिटल अरेस्ट यानी डिजिटल अरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन है जहाँ पे फेक करके कोई पब्लिक अथॉरिटी बन के किसी इंडिविजुअल को वो ऑनलाइन के माध्यम से उससे एक्सटॉर्शन या फिर उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द डिजास्टर मैनेजमेंट, बेसिकली एआई पे क्वेश्चन है। अब एआई कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए करता है, तो बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, सेटेलाइट पे डैमेज असेसमेंट, ड्रोन का मदद करके रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, साइक्लोन अलर्ट के लिए डाटा एनालिसिस कर सकता है, ठीक है, प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ठीक है, प्रेडिक्ट कर सकता है, एआई है, डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से डिजास्टर्स को के लिए प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर के मिटिगेशन के लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है। इनफैक्ट रिलीफ और रेस्क्यू के लिए भी ये यूज़फुल होता है। वैसे देखिए डीआरडीओ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो डीआरडीओ के जो भी काम रहे हैं, ठीक है, जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें होती हैं, चाहे जो भी अदर टेक्नोलॉजीज जो भी वो काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल बीच में आया था कि टॉयलेट जो यूज उन्होंने बनाए थे, जो बहुत ही यूज़फुल था, जिस तरह से ख़ासतौर पे मूवेबल प्लेसेस जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ के लिए, ठीक है। तो उन कई ऐसे सोशल सेक्टर में भी डीआरडीओ काम करता रहता है। उन सारे इनिशिएटिव डिफेंस के अलावा अलग अलग सेक्टर्स के भी उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, उनके जो इनोवेशंस हैं, उसका जिक्र करना चाहिए था। आपने 2-4 चीज़ें ज़रूर पढ़ी होंगी इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोस्ट गार्ड के ऊपर, तो ऑब्वियसली कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंडर में आता है आप देख लीजिए, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड बेसिकली जो है आपको इलीगल फिशिंग स्मगलिंग में हेल्प करता है, ठीक है, मैरीटाइम टेररिज्म, पायरेसी, ठीक है, साइक्लोन के दौरान रेस्क्यू, पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। तो किस तरीके से कोस्ट गार्ड का एक अपना रोल रहा है और कोस्ट गार्ड के चैलेंजेस क्या क्या है बेसिकली, ठीक है, तो कैसे उस चीज़ को टैकल गवर्नमेंट ने टैकल किया है, ठीक है। हाल ही में कुछ रिफॉर्म्स लेके आई थी गवर्नमेंट। अगर सेक्शन बी की बात करें जहाँ पर हमें 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं, यहाँ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप में है। यहाँ पे आप अगर देखिए तो यहाँ पे क्या है, वर्ड यूज़ किया है, डस इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर सोशल जस्टिस। अब इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल जस्टिस के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने जनधन योजना चलाया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तो क्या वो सोशल जस्टिस इंश्योर कर रहा है, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लस सोशल जस्टिस, ठीक है, सिर्फ इंक्लूसिव करने से नहीं होगा, आपको अपॉर्चुनिटी भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट स्टैंड अप इंडिया जो इनिशिएटिव लेके आया था, जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, वुमेंस के लिए, दलित्स के लिए, उसके बाद स्किल इंडिया जो अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स है, उसको एक्सेस मिलेगा और डिग्निटी मिलेगी। जब वो इंडिपेंडेंट होगा तो
ये कुछ इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट लाए थे इंक्लूसिव सोशल जस्टिस के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्केल इंडिया, ठीक है, जितने भी इस तरह के इनिशिएटिव्स थे उससे ये आंसर होता है। उसके बाद क्या है, बजट आर बेस्ट इफ़ दे सर्व ओनली अ प्लानिंग डिवाइस। ठीक है, बजट्स आर बेस्ट इफ दे सर्व ओनली एज प्लानिंग डिवाइस क्रिटिकली एग्जामिन करना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बजट सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं है, ये विजन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अगर केवल प्लानिंग टूल बन जाए तो ट्रांसपेरेंसी घटती है, अकाउंटेबिलिटी घटती है। ठीक है, तो बजट का बेसिकली जो मतलब होता है प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन। तो प्लानिंग तो हो जाता है, एग्जीक्यूशन एंड देन कम्स मॉनिटरिंग। उसके बाद वो काम कैसे कर रहा है, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग जो मेन जो वो चीज़ है। ठीक है, तो एक बजट का जो 3 फेज होता है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, हमें इस पे इसको ध्यान देना है। तो जहाँ पे ये तो प्रायोरिटाइज किया जाता है, इसके खासतौर पे ये हमेशा छूट जाता है, तो हमें इस पे फोकस करना होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का पूरा थीम ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम आराम से टैकल कर पाते। ऑल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था। अगर हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो हम कर लेंगे। ठीक है, अगर सिंपल सा बजट टू प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन प्लस मॉनिटरिंग। अब सिर्फ ये नहीं है, ये भी है, तो इसी के आसपास पूरे क्वेश्चन के आंसर को एग्जाम्पल के साथ साथ हमें करना था। जब अगला क्वेश्चन है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना हेल्प इम्प्रूविंग इरिगेशन। अब ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रोल है डेवलपिंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इस पर बात करना था। उसके बाद कैसे इरिगेशन जो एक्सेस क्रॉस द कंट्री कैसे ये बढ़ा है पीएम कृषि सिंचाई योजना की हेल्प से। तो जो स्कीम है उसके जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो भी उसके आउटपुट्स होते हैं या रिजल्ट होते हैं, वो आपको यहाँ पे जिक्र करना था। देखिए पॉवर्टी एलिवेशन फिर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि पीडीएस का पेपर 2 में पीडीएस का क्या रोल रहा है। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात कर रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो इनिशिएटिव जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो इसमें जो मल्टीपल डायमेंशंस है जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेसिकली जब तक हम इस पे पूरे पे काम नहीं करेंगे तब तक पॉवर्टी एलिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही इवोल्यूशन की बात कर रहा है स्ट्रेटजी के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे हमें जो सिर्फ फूड बेस्ड जो प्रोग्राम से वो ना करके हमें आगे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जैसे गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव जैसे मनरेगा, पीएम अन्नदाता योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसके वजह से हुआ क्या है कि पॉवर्टी घटी है बट इनइक्वालिटी बढ़ी है। तो बेसिकली ज़रूरत क्या है, जैसे टारगेटेड डिलीवरी के लिए ज़रूरत है, लोकल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे स्मार्ट प्लस इंक्लूसिव पॉवर्टी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बफर स्टॉक के ऊपर। तो बेसिकली बफर स्टॉक क्या होता है, अगर हम इसे देखें तो मतलब इमरजेंसी के लिए जो रखा जाता है, क्या नाम है, फूड स्टॉक जो रखा जाता है। ठीक है, जो आपका प्रोक्योरमेंट एफसीआई करता है, ठीक है, स्टोरेज करता है। तो क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो कैसे ये पूरा भारत के लिए फूड सिक्योरिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस है। ठीक है, तो फूड स्टॉक जो है, बफर स्टॉक जो है, उसका रोल और क्या कितना गवर्नमेंट मेंटेन करती है, एजेंसीज एफसीआई किस तरीके से इसको इंश्योर करती है, इसमें लॉसेस क्या होते हैं, इसमें प्रॉब्लम चैलेंजेस क्या है, हमें ये चीज़ें लिखनी थी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन था ये, और थोड़ा सा इसमें आपके लिए थोड़ा सबसे चैलेंजिंग जो क्वेश्चन मुझे लग रहा था, ये एक साइंस एंड टेक ना करके इसको हिस्ट्री से जोड़ के पूछ लिया गया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे विमान शास्त्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, विमान शास्त्र था हमारा। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, सुनते हैं आजकल कि भारत में पहले ये था, वैसा था। मॉडर्न जो एंशिएंट फ्लाइंग मशीन थी, उसके बाद मॉडर्न एरोनॉटिक्स जो है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, कैसे वो कर रही हैं, या फिर इस तरीके से, या फिर आपका इसमें मेडिसिन में जो पुरानी एंशिएंट प्रैक्टिसेस रही है, या फिर जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं जैसे यूनानी, ठीक है, योग। ठीक है, तो इस तरीके से
या फिर सर्जरीज जो थी पुराने जो शुरू के टाइम पे उस तरह से, तो उनको किस तरीके से मॉडर्न टाइम से रिलेट करके हमें पूछना है। और गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे R&D में प्रमोट कर रही है, या फिर हेरिटेज साइंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन प्लस टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, इनोवेशंस के लिए गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप दे रही है स्टूडेंट्स को, ठीक है, ताकि उस पर रिसर्च हो सके और उसको पेटेंट कराया जा सके। तो इस एरिया में देखिए, अब अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन की बात हो रही है। तो बेसिकली इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन कौन कौन से हैं, तो बेसिकली हिमालयास, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। थ्रेट क्या है, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कस्तूरी रंजन कमेटी, गार्डिगल कमेटी, ठीक है, बेसिकली 2 कमेटीज़ का जिक्र करके जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसको कम करके बात करके हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। तो कमेटी का नाम बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अभी हाल ही में कोर्ट ने भी कहा था कि इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव जोन्स है उसको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। 18th क्वेश्चन जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर है, एंड हाउ डू दे कंट्रोल यूज इन पॉसिबिलिटी ऑफ साइबर अटैक। तो बेसिकली जो फेसबुक, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो साइबर अटैक्स के जो चीज़ें बढ़े हैं, इंसिडेंट बढ़े हैं, तो कैसे यहाँ पे कैसे उसको अनकंट्रोल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ साइबर अटैक यानी एक तो पहली बात तो कि साइबर अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, या प्राइवेसी लॉस हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है, इसकी वजह से डाटा थेफ्ट, फेक न्यूज़, फिशिंग जो है वो बढ़ती रहती है। तो ज़रूरी ये है कि किस तरीके से हमें ऐसे रिस्पॉन्सिबल वे में सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट किस तरह से इसको टैकल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नार्को टेररिज्म की बात है। तो ऑब्वियसली बहुत ही इंटरनल सिक्योरिटी का इशू रहा है, और इस खासतौर पे जो इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर है और जो आपका नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ से एक मैप बना कर दिखा सकते हो जहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट की बात होती है, वहाँ से किस तरीके से इंडिया वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थ्रेट है, चाहे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो किस तरीके से बॉर्डर सर्विलांस, NCV ऑपरेशन, एंटी ड्रग कैंपेन जो चलते हैं, ठीक है, जैसे जितनी जितनी चीज़ें हैं जो मेजर्स हैं काउंटर करने के, तो खासतौर पर ये सब एक ऑर्गेनाइज क्राइम के पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, बेसिकली जो भी एक सिस्टमेटिक वे में एक स्टेट बाउंड्री से दूसरे स्टेट बाउंड्री, या एक कंट्री को दूसरे कंट्रीज़ की जो क्रॉस करके जो बॉर्डर ट्रांस बाउंड्री जो चीज़ें होती हैं उसमें, क्योंकि उसमें मेनली जुडिक्शन का रोल आता है। जुडिक्शन यानी एक पुलिस दूसरे स्टेट में जाकर ऑपरेट नहीं कर सकती है, दूसरी कंट्री में नहीं कर सकती है, तो बेसिकली इसका लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर हमें कुछ सजेशंस देने थे, ठीक है, कैसे टैकल किया जाए। डिस्कस द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या है, सुरक्षा रणनीति एक थिंक टैंक के तौर पे काम करता है, ठीक है। एडवाइस किसको करता है, तो PM को करता है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है, जैसे डिफेंस, इंटेलिजेंस, फॉरेन पॉलिसीज, ठीक है, क्राइसिस रिस्पॉन्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसका जो रोल रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो ये रहे 20 क्वेश्चन जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल्ड जो इसके मॉडल आंसर हो। हमने एक सरसरी निगाह से हमने क्वेश्चंस को देखा है, और कहीं ना कहीं ट्राई किया है कि एक अप्रोच हमें बिल्कुल मिल सके, ठीक है, जहाँ से हम इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपको अगर ये वो करना है, क्या नाम है, मॉडल आंसर चाहिए आपको, तो आप इसको लिख के मुझे मेरे नंबर पर भेज सकते हो, ठीक है, 8586913224 3248130130 ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का और इसको भेज दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। हम बहुत जल्दी पेपर 4 का वीडियो आपके सामने लेके आएंगे शाम तक, जैसे पेपर हमारे हाथ पास आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।